तो दोस्तों, आज हम आपको एक नई डिटेक्टिव वेब सीरीज शेखर होम्स का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। 2024 में रिलीज हुई इस सीरीज में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिस पे हम एक नजर डालेंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद किए बिना चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत होती है लोपर नाम के जंगल से और समय दिखाया जाता है 1993 का। रात के समय वहां के गार्ड्स अपने ड्यूटी आवर्स के दौरान क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे होते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड हल्का होने के लिए जंगल में थोड़ा दूर जाता है। उसके हाथ में एक टॉर्च भी होती है। जैसे ही वह अपना काम निपटा रहा होता है, उसे अचानक एक लाश दिखाई देती है। यह दृश्य उसे दहला देता है और वह चिल्ला उठता है। इसके बाद सीरीज में नेक्स्ट डे को दिखाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि केस से जुड़ा एक व्यक्ति रिजॉर्ट में दाखिल हो रहा होता है। वह साइड की टेबल पर नोटिस करता है कि दो लोग बैठकर दारू और चिकन खा रहे हैं। अचानक उनमें से एक व्यक्ति के गले में चिकन की हड्डी फंस जाती है। वह घबराकर अपना गला पकड़ लेता है, लेकिन कोशिश के बावजूद हड्डी नहीं निकलती। तभी हम देखते हैं कि वही व्यक्ति जो सूटकेस लेकर आया था, उसके पेट को जोर से दबाता है और दूसरा व्यक्ति उल्टी कर देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके तुरंत बाद कैफे की मालकिन गुस्से में उस व्यक्ति पर चिल्लाती है, लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए कहती है कि वह मजाक कर रही थी और उस व्यक्ति से उसका नाम पूछती है। व्यक्ति अपना नाम बताता है, डॉक्टर जयव्रत सैनी, और वह बताता है कि वह पेइंग गेस्ट बनने के लिए आया है। यह सुनकर कैफे की मालकिन बहुत खुश होती है और अपने एक कर्मचारी, जिसका नाम इंदु होता है, उससे घर दिखाने को कहती है। इंदु कहता है कि घर की चाबी शेखर दादा के पास है, जो बाहर गए हुए हैं और उसे नहीं पता कि वे कहां हैं। मालकिन उसे तुरंत शेखर को ढूंढकर लाने के लिए कहती है। डॉक्टर सैनी भी सुझाव देता है कि वह भी शेखर को ढूंढने के लिए बाहर चला जाएगा, जिससे वह थोड़ा आसपास के इलाके को घूम भी लेगा। कैफे की मालकिन अनुमति देती है और इंदु और सैनी मिलकर शेखर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बाहर जाते समय इंदु कहता है कि पैदल चलकर शेखर दादा को ढूंढना मुश्किल होगा और उन्हें मार्केट एरिया तक जाना पड़ेगा, जो कि दूर है। वह सुझाव देता है कि वे एक रिक्शा बुला लेते हैं। जल्द ही इंदु एक रिक्शा बुलाता है और वे दोनों उसमें बैठ जाते हैं। रास्ते में डॉक्टर सैनी इंदु से पूछता है कि शेखर दादा क्या करते हैं, क्या वे केवल घूमते ही रहते हैं या फिर कुछ काम भी करते हैं। इंदु बताता है कि शेखर दादा एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। वे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, खुद भी देर रात तक पढ़ाई करते हैं और गाना भी गाते हैं। इसके अलावा उन्हें काले जादू का भी ज्ञान है और वे लगभग हर चीज में माहिर हैं। जैसे ही वे मार्केट एरिया में पहुंचते हैं, रिक्शा चालक अचानक से रिक्शा से उतरता है और एक व्यक्ति से कहता है, तूने बकरा चुराया है, और उसके हाथ से बकरे की रस्सी ले लेता है। यह दृश्य देखकर डॉक्टर सैनी और इंदु चौंक जाते हैं। इंदु तुरंत उस व्यक्ति का पीछा करता है और उसे रोकता है। तभी हमारे सामने शेखर होम्स की एंट्री होती है कहानी में, जो खुद को भीड़ में छुपाकर रखे हुए था। इंदु शेखर को पहचान जाता है और शेखर बताता है कि वह सजलदा के कहने पर इस बकरे को ढूंढ रहा था, जो कि सुबह ही चोरी हो गया था। शेखर यह भी बताता है कि वह लोगों को रिक्शे में बैठाकर यह देख रहा था कि कौन सा बकरा उसकी तरफ सिर घुमाता है, ताकि वह उसे पहचान सके। यह सुनकर इंदु डॉक्टर सैनी से कहता है, देखा, मैंने कहा था न कि शेखर दादा को काला जादू आता है। शेखर भी हंसते हुए डॉक्टर सैनी से कहता है, तुम्हारा नाम डॉक्टर जॉन सैनी है और तुम हमारे नए पेइंग गेस्ट हो। शेखर डॉक्टर सैनी के कपड़ों पर लगे छोटे मोटे दागों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और हाँ, तुम आर्मी में भी थे, क्योंकि तुम्हारे गले पे कट्स ये साबित करता है। इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद हमें शेखर होम्स की स्मार्टनेस का आभास होता है। इसके साथ ही डॉक्टर सैनी भी समझ जाते हैं कि उन्हें किसके साथ रूम शेयर करना है। दोनों घर पहुंचते हैं, जहां कैफे की मालकिन सेज उनका स्वागत करती है। वह शेखर को कहती है कि वह अच्छे से बिहेव करे,
क्योंकि पिछले पेइंग गेस्ट उसके कारण ही छोड़कर चले गए थे। सेज यह भी बताती है कि डॉक्टर सैनी यहाँ योगा और मेडिटेशन के लिए आए हैं, इसलिए उन्हें भी भगा मत देना। शेखर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, यह एक गंभीर आरोप है। मैं किसी को भगाता नहीं, वे खुद छोड़कर चले जाते हैं। फिर रात का दृश्य दिखाया जाता है जहां शेखर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है और डॉक्टर सैनी सो नहीं पा रहे होते। अगली सुबह हम देखते हैं कि शेखर सोफे पर सोया हुआ है और डॉक्टर सैनी चाय पी रहे हैं। तभी शेखर दरवाजे पर आहट सुनकर कहता है, इंस्पेक्टर लाहा आ चुके हैं, जरूर कोई बड़ा केस होगा, नहीं तो वे इतनी सुबह कभी नहीं आते। इंस्पेक्टर लाहा सच में शेखर से मदद मांगने आए होते हैं। वे बताते हैं कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा केस है, क्योंकि यह एक हत्या का मामला है। इंस्पेक्टर लाहा कहता है, ऐसे केस इस इलाके में नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें शेखर की मदद चाहिए। शेखर यह सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि पुलिस विभाग खुद उनसे मदद मांग रहा है। वह तुरंत तैयार हो जाता है और डॉक्टर सैनी से भी साथ चलने के लिए कहता है। डॉक्टर सैनी पहले मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें योगा क्लास के लिए जाना है। लेकिन शेखर इंस्पेक्टर से कहता है कि सैनी एक डॉक्टर हैं और क्राइम सीन पर किसी मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। इंस्पेक्टर सैनी को साथ चलने के लिए राजी कर लेते हैं। वे सभी क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और शेखर तुरंत कहता है कि यह जहर देने का केस है, क्योंकि मृतक के मुंह से झाग निकल रहा है। शेखर शव के पास पहुंचकर बताता है कि उसके हाथों पर यू आकार के निशान बने हुए हैं, जो कि कुछ संकेत दे रहे हैं। फिर वह पेड़ के पीछे से एक वॉलेट भी निकालता है और बताता है कि मृतक एक बैंक में कैशियर था, क्योंकि उसके हाथों में पैसों की गिनती के कारण मोटापा और छिलाव नजर आ रहा है। शेखर तुरंत डॉक्टर सैनी को बुलाता है और उनसे जहर के प्रकार के बारे में पूछता है। डॉक्टर सैनी अनुमान लगाते हैं कि यह पोटेशियम साइनाइड हो सकता है, लेकिन शेखर कहता है कि इस जंगल में पोटेशियम साइनाइड कहां से आएगा। डॉक्टर सैनी सुझाव देते हैं कि यह किसी जड़ी बूटी या पौधे का प्रभाव हो सकता है, जो कि संभव है। इस बीच इंस्पेक्टर शेखर से पूछते हैं कि क्या यू आकार का कोई विशेष अर्थ हो सकता है, और वे मृतक के संबंधों की जांच करने का निर्णय लेते हैं। शेखर अपने घर में बच्चों को डिटेक्टिव बनने की ट्रेनिंग भी देता है। वह छोटे मोटे सामान को छिपा देता है और बच्चों से पूछता है कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। इसी दौरान पुलिस इंस्पेक्टर शेखर को सूचित करते हैं कि उन्होंने मृतक की पहचान कर ली है और वह बैंक में काम करता था। इंस्पेक्टर कहते हैं कि यह एक ओपन एंड शट केस है, लेकिन शेखर उनकी बात को नकारते हुए कहता है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि एक गंभीर मर्डर है। कहानी यहां से और भी दिलचस्प मोड़ लेती है और शेखर होम्स का असली खेल शुरू होता है। इंस्पेक्टर लाहा को यह सुनकर चिंता होती है कि यह सिलसिला आगे भी चल सकता है। वह शेखर के घर से निकल जाता है। उसी रात शेखर फिर से गाना बजा रहा होता है, जिससे डॉक्टर सैनी की नींद हराम हो जाती है। इस बीच एक सुनसान सड़क पर एक लड़की दिखाई देती है, जिसके सामने अचानक एक तेज लाइट रुकती है। एक आदमी अपने दोनों हाथों में 2 गोलियां लिए हुए उसे दिखाता है, जिससे वह लड़की बहुत घबरा जाती है। अगले दिन इंस्पेक्टर लाहा शेखर के घर आता है और बताता है कि एक और हत्या हो गई है। वे सभी तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जहां एक बार फिर सेम पैटर्न दिखाई देता है। लड़की के हाथ पर भी यू का सिंबल बना हुआ था। शेखर तुरंत बताता है कि यह घोड़े की नाल का सिंबल है, जो कुछ लोगों के लिए गुड लक का प्रतीक माना जाता है। इंस्पेक्टर लाहा बताता है कि कोलकाता फॉरेंसिक लैब ने जहर की पहचान कर ली है। यह जहर कुलकुशन नामक एक लोकल हर्ब है, जो अगर किसी को दिया जाए तो वह कुछ ही सेकंड में मर जाता है। शेखर कुछ दूर पर टायर के निशान और कुछ होल्स भी नोटिस करता है। वह इंस्पेक्टर से हाल ही में हुई जहर से हुई मौतों की जांच करवाने के लिए कहता है और पेट दर्द से परेशान होकर कैफे में बैठ जाता है। कैफे में सेज उसे दवा लाने की बात करती है। वह इंदु से कहता है कि वह उसे लाल मिर्च का डिब्बा लाकर दे, ताकि वह खाने में मिर्च मिला सके।
लेकिन सेज को पता न चले। डॉक्टर सैनी उसे मना करते हैं, लेकिन इंदु फिर भी उसे डिब्बा दे देता है। तभी इंस्पेक्टर लाहा आता है और बताता है कि वर्धमान जिले के एक छोटे से अस्पताल में कुलकुशन हर्ब का थोड़ा सा हिस्सा मिला है और उन्हें वहां जांच के लिए जाना चाहिए। शेखर पेट दर्द का बहाना बनाकर मना करता है और डॉक्टर सैनी को इंस्पेक्टर के साथ जाने की सलाह देता है। डॉक्टर सैनी पहले मना करते हैं, लेकिन अंततः वह तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर सैनी और इंस्पेक्टर अस्पताल में पहुंचकर वहां के वार्ड बॉय और डॉक्टर से पूछताछ करते हैं। तभी एक वार्ड बॉय उन्हें देखता है और भागने की कोशिश करता है। डॉक्टर सैनी उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ शेखर पेट दर्द से तड़पते हुए रास्ते में एक चाय की दुकान पर सो जाता है। आसपास के लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। वार्ड बॉय बताता है कि वह आदमी पहले वहीं काम करता था, लेकिन अब वह प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता है। फिर हमें एम्बुलेंस का दृश्य दिखाया जाता है जो जंगल के बीच से गुजर रही होती है। वही पागल किलर, जिसका नाम देबू है, एम्बुलेंस चला रहा होता है। वह मिरर में घोड़े की नाल का सिंबल लटका हुआ देखता है और पीछे का दरवाजा खुला हुआ पाता है। जब वह दरवाजा बंद करने जाता है तो देखता है कि शेखर की बॉडी गायब है। देबू जब एम्बुलेंस में वापस बैठने की कोशिश करता है तो पाता है कि शेखर साइड की सीट पर बैठा हुआ है। देबू उससे कहता है, गजब टोपीबाज आदमी हो तुम। पेट का दर्द दिखाकर सबको बेवकूफ बना दिया। शेखर मुस्कुराता है और देबू पूछता है, तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? शेखर बताता है कि जंगल में जब वह लाश की जांच कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि यह एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया था जहां केवल इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग ही आ सकते थे। शेखर यह भी बताता है कि उसे दूसरे क्राइम सीन पर टायर के निशान मिले थे जो कि उसी एम्बुलेंस के थे। देबू मान जाता है और कहता है, तुम तो जिले को हिला दिए गुरु। लेकिन वह कहता है कि वह यह सब पैसे के लिए नहीं बल्कि खेल के लिए करता है। पहले वह मरीजों के बचने या मरने पर दाव लगाता था और अब उसने इस खेल को और खतरनाक बना दिया है। शेखर उसे बताता है, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। देबू शेखर के सामने 2 गोलियां रखता है, जिनमें से एक नींद की और दूसरी वही घातक जड़ी बूटी की होती है। शेखर गोलियों को हवा में हिलता देखता है और सही गोली का चुनाव करता है। वह नींद की गोली चुनता है, लेकिन उसे खाता नहीं है। अगले दिन सुबह डॉक्टर सैनी और इंस्पेक्टर लाहा एम्बुलेंस का पीछा कर रहे होते हैं। तभी एम्बुलेंस रुकती है और शेखर उसमें से उतरता है। वह बताता है कि उसने मामले को सुलझा लिया है और साइको किलर को पकड़ लिया है। शेखर बताता है कि कैसे उसने मिर्ची का डिब्बा निकाला और देबू के चेहरे पर छिड़क दिया, जिससे उसे अंधा कर दिया और फिर उसे पीटकर बांध दिया। इस केस के बाद डॉक्टर सैनी कहता है कि वह और कुछ समय तक रुकना चाहेंगे क्योंकि उन्हें यह जगह पसंद आ गई है। तभी कहानी एक घने जंगल की ओर शिफ्ट होती है, जहां कुछ नक्सली गोलियां चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनके बॉस के चैम्बर में इंस्पेक्टर लाहा, शेखर होम्स और डॉक्टर सैनी की फोटो फॉरवर्ड हो रही होती है। एक बॉक्स रखा होता है जिस पर एम का सिंबल बना हुआ होता है। सभी अपने अपने हिस्से का काम कर रहे थे जब डॉक्टर सैनी एक अखबार लेकर शेखर के पास आते हैं। उस अखबार में लिखा होता है कि इंस्पेक्टर लाहा ने केस सॉल्व कर लिया और सारा क्रेडिट उसे मिल गया। शेखर, जो असल में उस केस को सुलझाने में जुटा था, इसे देखकर मुस्कुराता है। सेज कहती है, शेखर, हमने ये केस सॉल्व किया था। लाहा ने सिर्फ क्रेडिट ले लिया। शेखर शांत स्वर में जवाब देता है, मुझे फेम या क्रेडिट की जरूरत नहीं है। मेरे लिए केस सॉल्व करना ही काफी है। लाहा केस लॉक कर देता है और मैं सॉल्व करता हूं। उसके बाद क्या होता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सेज हंसते हुए कहती है, लेकिन इस तरह तो तुम अपने रेंट भी नहीं भर पाओगे। शेखर, इस पर डॉक्टर सैनी का सुझाव आता है, क्यों न हम एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल लें। हम केस सॉल्व करेंगे और इसके लिए पैसे लेंगे। पैसे का हिसाब किताब मेरा रहेगा। शेखर पहले तो इस विचार से इनकार करता है, लेकिन सेज अपने महिला कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कहती है, देखो, मैं बूढ़ी हो रही हूं, मेरा कोई नहीं है ISSA दुनिया में। अगर तुम रेंट समय पर नहीं दोगे तो मेरा क्या होगा। शेखर सेज की बात मान लेता है और एजेंसी खोलने के लिए राजी हो जाता है।
धीरे धीरे एक के बाद एक लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। डॉक्टर सैनी हर इंटरव्यू के दौरान उनसे 10 रुपए वसूलते रहता है। केस भी छोटे मोटे ही होते हैं। किसी का कुत्ता खो गया, किसी का अफेयर हुआ और यहां तक कि इंस्पेक्टर लाहा भी अपने केस लेकर आता है और उसे भी पैसे देने पड़ते हैं। रात को शेखर अपने घर पर इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर सेज के कैफे में चैटर्जी और गोस्वामी दास के बारे में बात कर रहे होते हैं। चैटर्जी कहता है, अगर दास यहां होता तो महफिल और जम जाती। गोस्वामी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, शायद वह किसी की शादी देख रहा होगा, क्योंकि उसकी तो हो नहीं रही। चैटर्जी फिर कहता है, अगर उसकी शादी हो जाती तो उसकी भी हालत हमारी तरह उदास हो जाती। अगले दिन सुबह दास शेखर होम्स के घर आता है और अपनी परेशानी बताता है। वह कहता है, मैं रोज की तरह अपने दुकान में था और अखबार पढ़ रहा था, तभी मुझे एक विज्ञापन दिखा। आप जानते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही। उस विज्ञापन में लड़की के पापा की 4 शर्तें थीं, जिन्हें मानने पर मेरी शादी हो सकती थी। वे शर्तें थीं कि लड़के की उम्र 40 से ऊपर होनी चाहिए, उसका लास्ट नाम डी से शुरू होना चाहिए, वह बंगाली होना चाहिए और उसका बिजनेस होना चाहिए। इन सभी शर्तों को मैं पूरा करता हूं, इसलिए मैंने दिए गए नंबर पर कॉल किया और लड़की के पापा से मिलने गया। उन्होंने मुझे एक शर्त दी कि मुझे 30 दिनों तक फॉरेस्ट में रहना पड़ेगा, वह भी बिना किसी सहारे के। दास ने बताया कि वह कैसे टेंट में रहकर हंटिंग कर रहा था और कैसे उसने उम्मीद से वह 30 दिन गुजारे। मुझे यकीन था कि मेरी शादी हो जाएगी, उसने कहा, लेकिन 20 दिन बाद जब मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पता किया तो पता चला कि ऐसी कोई लड़की है ही नहीं। डॉक्टर सैनी स्थिति को समझते हुए कहता है, आपका केस सॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। दास निराश होकर कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरी दुकान भी बंद है। शेखर उसे समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम्हारी शादी हम कराएंगे। शेखर और डॉक्टर सैनी उस जगह जाते हैं जहां दास रह रहा होता है। वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक लड़की की फोटो के, जो कि और कोई नहीं, मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन की होती है। वापस सेज के कैफे में वे दोनों इस मामले पर चर्चा करते हैं। इंस्पेक्टर लाहा भी वहां होता है। दास के बारे में सुनते ही लाहा कहता है, तुम अब लुच्चलफंगे के केस भी उठाने लगे। वह एक नंबर का लड़कीबाज है, कोई भी लड़की उसने गांव में नहीं छोड़ी, सबको उसने प्रपोजल दिया है। यहां तक कि मेरी मेडिकल शॉप में काम करने वाली उर्मिला भी उसके प्रपोजल से तंग आकर मेरे पास आई थी। शेखर ने उर्मिला से पूछताछ करने का फैसला किया। वह उसके पास जाता है, लेकिन उर्मिला उसे देखकर भागने लगती है। जब शेखर उसे रोकता है तो उर्मिला कहती है, सेज मुझे बार बार कहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूं, पर मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। शेखर हंसते हुए कहता है, मुझे भी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर दास के बारे में जानना है। उर्मिला बताती है कि दास एक नंबर का लड़कीबाज है और कई बार उसने शादी का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद शेखर और डॉक्टर सैनी फिर से कैफे में मिलते हैं और इस मामले पर चर्चा करते हैं। वे दास के अन्य पीड़ितों की एक लिस्ट बनाते हैं। डॉक्टर सैनी कहते हैं, यह लिस्ट बहुत लंबी होगी, हमें उस व्यक्ति पर फोकस करना चाहिए जो दास का ससुर बनने वाला था। वह इस गांव का नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहां के सभी लोगों से पूछताछ कर ली है। शेखर को अचानक कुछ याद आता है और वह सीधे दास की बंद दुकान पर जाता है, जो कि 30 दिन से बंद थी। शेखर किसी तरह अंदर घुसता है और वहां उसे एक अजीब सी गंध महसूस होती है, जिससे उसे छींक आ जाती है। सैनी उसे टोकते हुए कहते हैं, शेखर, यह गैरकानूनी है, हमें कानून का पालन करना चाहिए। शेखर दृढ़ता से जवाब देता है, कभी कभी कानून को भी तोड़ना पड़ता है दोस्त। दुकान के अंदर शेखर एक मैट देखता है जो कि बंद करा हुआ था। उसे हटाते ही वे दोनों एक सुरंग की खोज करते हैं। सुरंग के अंदर जाते ही वे फिर से छींकने लगते हैं। वे सुरंग के अंदर चलते चलते कोऑपरेटिव बैंक के लॉकर तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर शेखर कहता है, सैनी, क्या तुम्हें पता है कि यहां क्या चल रहा था? ये लोग शुक्रवार की छुट्टी का फायदा उठाकर शनिवार और रविवार के बीच बैंक लूटते थे और यह सुरंग काफी समय से खोदी जा रही थी।
अगले दिन पुलिस आती है और पूरी जगह को सील कर देती है। बैंक में जमा कई लोगों के पैसे लूट लिए गए थे। शेखर बैंक के इधर उधर देखता है और बाहर आते समय उसे वही केमिकल की गंध महसूस होती है। वह एक कचरे के डिब्बे को पलटता है और वहां उसे कुछ निशान मिलते हैं। चैटर्जी, उर्मिला और गोस्वामी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। शेखर उनसे कहता है, मुझे पता चला है कि पिछले 6 महीने में तुम्हारा लोन रिजेक्ट हुआ है। जब तुम्हें लोन नहीं मिला तो तुमने सोचा कि बैंक की चोरी कर लेते हैं। चैटर्जी कहता है, हम दोनों के बीच संबंध हैं, पर हमने बैंक नहीं लूटा। हमें सुरंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। शेखर फिर उर्मिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, उर्मिला, आज से 30 दिन पहले तुमने लाइब्रेरी से शहर का पूरा ब्लूप्रिंट वाला बुक उठाया था। तुम्हारा सिग्नेचर भी वहां है। उर्मिला इस बात से इनकार करते हुए कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैंने वह किताब नहीं ली थी। शेखर मुस्कुराते हुए कहता है, यह तुम जेल में जाकर समझाना कि तुमने इतने पैसे चुराए हैं। इसके बाद उर्मिला और गोस्वामी के बीच झगड़ा हो जाता है और वे एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाने लगते हैं। गोस्वामी को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि उसे कभी भी बुलाया जा सकता है। गोस्वामी स्कूटर लेकर सीधे शरण के घर जाता है। शरण उसका मामा होता है और गोस्वामी उस पर चिल्लाता है, तुमने कहा था कि 5 लाख रुपए हैं, लेकिन वो बता रहा है कि 8 लाख रुपए थे। बाकी के पैसे कहाँ हैं? शरण अपने पास रखे पैसों की पेटी उसके सामने रख देता है और कहता है, तू ही गिन ले। तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर लाहा और डॉक्टर सैनी वहां आ जाते हैं और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इसके बाद शेखर उन्हें बताता है, मुझे पहले से ही पता था कि वह सिग्नेचर उर्मिला का नहीं है। तुमने बहुत कुशलता से उसे कॉपी किया है, क्योंकि वह तुम्हारी दुकान पर काम करती है, इसलिए तुम उसके सिग्नेचर को पहचानते हो। उस दिन जब मैं तुम्हारी दुकान पर उर्मिला का पता पूछने गया था, तब तुम अपने लिए एक दवाई ले रहे थे जो गंदगी के आसपास होने पर बीमार पड़ने वाले को दी जाती है। शरण सिर झुकाते हुए कहता है, मैंने गलती की। मैं खुद भी बीमार हूं और इसीलिए मैंने यह सब किया। इंस्पेक्टर लाहा उसे हथकड़ी पहनाते हुए कहता है, अब तुम्हें अपने किए का फल भुगतना पड़ेगा। शेखर केस सॉल्व कर लेता है और सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। इस बीच सेज कहती है, शेखर, तुमने इस बार भी केस सॉल्व कर लिया। अब देखो कितनी लड़कियां तुमसे शादी करना चाहती हैं। शेखर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे फेम की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम ही मेरी पहचान है। यहां के बाद हमें कुछ आतंकी व्यक्तियों से परिचित कराया जाता है जो एक विशेष समूह से जुड़े होते हैं। इनका ध्यान पूरी तरह से शेखर पर होता है और उसकी हर गतिविधि की जानकारी इनके पास होती है। शेखर और डॉक्टर सैनी बिहार की यात्रा पर आए होते हैं। डॉक्टर सैनी थोड़ा चिंतित होते हुए शेखर से कहते हैं, क्या तुम्हें घूमने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? सिर्फ बिहार ही चुना? यहां नक्सली गतिविधियों की वजह से काफी खतरा है, हमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शेखर ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि वह यहां सिर्फ बिहार की प्राकृतिक सुंदरता और इसकी विशेषताओं का आनंद लेने आया है। इतना कहने की देर थी कि अचानक एक वैन तेजी से आती है और दोनों को जबरन अंदर खींच लेती है। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वे किसी अज्ञात जगह की ओर ले जाए जाते हैं। डॉक्टर सैनी घबराकर बोलते हैं, मैं तो शादीशुदा हूं, अब दूसरी शादी नहीं कर सकता। शेखर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ये लोग हमें शादी के लिए नहीं उठा रहे हैं। जब वैन रुकती है और उनकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो शेखर को अपने सामने अपने भाई बाबी को देखकर आश्चर्य होता है। बाबी भारतीय खुफिया एजेंसी से जुड़े होते हैं और उन्होंने शेखर को मदद के लिए बुलाया होता है। बाबी शेखर से कहते हैं, तू तो बिल्कुल गायब हो गया था। माँ तेरी बहुत चिंता करती है। शेखर शांत स्वर में कहता है, मैंने सबसे दूर रहना चुना है, लेकिन माँ की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। बाबी बताते हैं कि शाम को एक पार्टी है जो एक प्रभावशाली नेता MLA साहब की है। वहां कुछ अहम बातें होंगी। शेखर और डॉक्टर सैनी उस पार्टी में जाते हैं। पार्टी के दौरान डॉक्टर सैनी शराब पीने के लिए निकल जाते हैं।
जबकि शेखर अकेला बैठा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आकर बातचीत शुरू करती है। लड़की पूछती है, आप शादी में मेहमान हैं या सिर्फ खाने के लिए आए हैं? शेखर हंसते हुए जवाब देता है, मैं तो बस शहनाई की धुन सुनने आया हूँ। लड़की उसकी बातें सुनकर प्रभावित होती है और उसके हाथों पर बने छाले देखती है जो कि सितार बजाने से बने होते हैं। शेखर को लड़की की यह बात पसंद आती है और वह उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है और इन लोगों से उसका क्या संबंध है। पर इससे पहले कि लड़की कुछ बता सके, उसे किसी ने पुकारा और वह वहां से चली जाती है। लड़की मंच पर गाना गाती है जिसे शेखर ध्यान से सुनता है। बाद में शेखर को उसके भाई के पास बुलाया जाता है। बाबी उसे बताते हैं कि एमएलए साहब को कोई ब्लैकमेल कर रहा है और उनके पास भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ वीडियो टेप्स हैं। बाबी उसे कुछ वीडियो दिखाते हैं जिनमें लोगों को धमकाया जा रहा था, दंगे भड़काए जा रहे थे और फिरौती मांगी जा रही थी। नीचे इरावती गाना गा रही होती है जिसकी आवाज ऊपर तक आ रही थी। शेखर को गाने में कुछ संदिग्ध लगता है और वह तुरंत नीचे चला आता है। उसे पता चलता है कि इरावती कहीं गाड़ी लेकर चली गई थी, जिससे उसे शक होता है कि इरावती के पास कुछ जानकारी हो सकती है। अगले दिन शेखर चुपके से इरावती के घर का पता लगाता है और डॉक्टर सैनी के साथ वहां जाकर कैसेट्स की खोज करता है। हालांकि वे सिर्फ इरावती के गाने के कैसेट्स ही पाते हैं। शेखर सोचता है कि शायद इरावती खुद ही सच बताएगी। जब इरावती घर लौटती है तो वह शेखर और डॉक्टर सैनी को चाय के लिए आमंत्रित करती है। डॉक्टर सैनी थोड़ा असहज महसूस करते हैं, लेकिन शेखर इरावती से कहता है, तुम्हें इन कैसेट्स के बारे में कुछ तो पता होगा। तुम्हारे गाने में एक अलग सी महक थी जो मुझे बगावत की आवाज लग रही थी। क्या तुमने राजस्थान के किसी गुरुकुल में पढ़ाई की है? इरावती चुपचाप रहती है और एक नजर अपने टेलीफोन पर डालती है जिसे शेखर नोटिस कर लेता है। शेखर फिर डॉक्टर सैनी से कहता है कि अब वे यहां से निकल चलते हैं क्योंकि इरावती से और ज्यादा कुछ नहीं पता चलेगा। डॉक्टर सैनी का सुझाव था कि यदि वे ब्लैकमेलर की पहचान कर लें तो वे एमएलए को इसकी जानकारी देकर उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन शेखर का मानना था कि इरावती के पास इतनी शक्ति और संसाधन हैं कि उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब वे एमएलए साहब के घर पहुंचते हैं तो बाबी उन्हें बताते हैं कि एमएलए साहब से 100 तोले सोने की मांग की गई है। शेखर और उसकी टीम सोने और पैसे को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए एक गुप्त स्थान पर पहुंचते हैं। शेखर का मानना था कि ब्लैकमेलर सिर्फ यह जानना चाहता था कि वे अपने सोने और पैसों को कहां रखते हैं ताकि बाद में वह वहां हमला कर सके। शेखर को लगता है कि उन्हें दो महत्वपूर्ण जगहों पर जाना होगा। पहला, उस पत्रकार के घर में जहां एमएलए साहब की गुप्त गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी, और दूसरा, उस कोठी में जहां एमएलए साहब ने अपने काले कारनामे किए थे। शेखर को पत्रकार के घर से एक महत्वपूर्ण सबूत मिलता है और कोठी में जाकर वह एक लड़की से पूछताछ करता है। पूछताछ के दौरान शेखर उसकी घबराहट को महसूस करता है और उससे सच उगलवा लेता है। जब शेखर वापस लौट रहा होता है तो कुछ विधवा महिलाएं फावड़े, कैंची और चाकू लेकर उसे अगवा कर लेती हैं। थोड़ी देर बाद इरावती और डॉक्टर सैनी भी वहां पहुंच जाते हैं। शेखर इरावती को बताता है कि यदि उसे पकड़वाना होता तो वह पुलिस को उसके घर में ही ले आता। शेखर ने इरावती से कहा कि अब उसे बहुत कुछ पता चल चुका है। जब ये लोग उसे गांव में ले जा रहे थे तो उसने देखा कि गांव एक उजाड़ और भयानक जगह की तरह लग रहा था। जगह जगह गोलियों के निशान थे जो दर्शाते थे कि वहां भारी गोलीबारी हुई थी। एमएलए साहब ने गांव में विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए गोलीबारी का आदेश दिया था, जिसके चलते गांव के अधिकांश पुरुष मारे गए थे। डॉक्टर सैनी ने बताया कि पंकज, जो शेखर का दोस्त और एक पत्रकार था, ने इन घटनाओं की तस्वीरें खींची थी। एमएलए साहब ने पंकज को दबाने की कोशिश की और अंततः उसे मार डाला। पंकज की बहन ने शेखर को बताया कि पंकज ने कुछ महत्वपूर्ण नेगेटिव्स कहीं छुपा रखे थे। शेखर और डॉक्टर सैनी उन नेगेटिव्स को ढूंढ निकालते हैं और एमएलए के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाते हैं। इन सबूतों को कानून के हवाले कर दिया जाता है और एमएलए साहब को उनके घिनौने कृत्यों की सजा मिलती है।
शेखर की मेहनत और सच्चाई की जीत होती है और उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की जाती है। उसकी यह कहानी अब एक प्रेरणा बन जाती है और वह अपने अगले मिशनों के लिए और अधिक समर्पित हो जाता है। जहां विधवा महिलाएं रह रही थीं, वहां उन्होंने एमएलए की गाड़ी को रोका और एक गंभीर बातचीत के बाद वही महिलाएं एमएलए का फैसला करती हैं। इसी के साथ शेखर का केस भी सुलझता है। इरावती शेखर से मिलने स्टेशन पर आती है और कहती है कि अगर उसे कभी कोई केस मिलेगा तो वह सीधे शेखर के पास ही आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि शेखर का भाई और भाभी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के दस्तावेज निकालते हैं, जिससे पता चलता है कि इसमें कुछ गहरा राज छुपा है। कुछ समय बाद शेखर और डॉक्टर सैनी को एक संत के आश्रम के पास रहते हुए दिखाया जाता है। इरावती भी एक नया केस लेकर आई थी और शेखर ने बिना ज्यादा सवाल पूछे ही उसे स्वीकार कर लिया। शायद इरावती की ओर उसकी थोड़ी सी दिलचस्पी भी थी। इसके बाद वे एक गांव की ओर रवाना होते हैं, जहां इरावती का एक दोस्त बड़ी मुश्किल में है। गांव में कंदकाता का प्रकोप फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं और हाल ही में उसके दोस्त के परिवार में भी एक मौत हो चुकी है। जब वे गांव में पहुंचते हैं तो शेखर देखता है कि वहां एक देवी की मूर्ति है जिसके सिर नहीं है और पूरे गांव में एक डरावना और उदास वातावरण फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे इस गांव पर किसी का श्राप लगा हुआ हो। वे लोग एक अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं जो हेमंत के चाचा का होता है। हेमंत, जो इरावती का दोस्त है, बताता है कि उसके चाचा की मौत अकस्मात हो गई थी। वहां कुछ अनुष्ठान हो रहे होते हैं जिसमें एक महिला काकुली शामिल है, लेकिन हेमंत काकुली को झूठा मानता है और उसे ढोंगी कहता है। अंतिम संस्कार के बाद एक पागल आदमी कहता है कि कंदकाता पूरे गांव को मार डालेगा। शेखर एक एक करके सभी से मिलकर पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। हेमंत बताता है कि वे सभी खुशी खुशी खाना खा रहे थे, लेकिन जब उसके चाचा बाथरूम से लौटे तो वे अचानक पागल हो गए। उन्होंने जोर से चीखते हुए कहा कि कंदकाता आ चुका है। रीना बुआ ने सब कुछ देखा था, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाई और वे तालाब में कूदकर मर गए। रीना बुआ का कहना है कि कंदकाता का प्रकोप गांव में फैल चुका है, लेकिन हेमंत इस पर विश्वास नहीं करता। उसने शेखर को बुलाया है ताकि वह सच्चाई का पता लगा सके। उस रात शेखर और इरावती बैठकर बात करते हैं। शेखर इरावती से गांव के लोगों के बारे में पूछता है और इरावती उसे धीरे धीरे सब कुछ बताती है। वह बताती है कि हेमंत की मां की मृत्यु के बाद रीना बुआ ने उसकी देखभाल की और उसे बड़ा किया। हेमंत बॉटनी में गोल्ड मेडलिस्ट है और पेड़ पौधों के बारे में सब कुछ जानता है, जिससे उसकी बुद्धिमत्ता और मेहनत का पता चलता है। अगले दिन डॉक्टर सैनी और शेखर कंदकाता के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए गांव में जाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ बताने को तैयार नहीं होता और गांव वाले डर से कांप रहे होते हैं। अचानक एक बच्चा उन्हें एक वीरान खंडहर में ले जाता है, जहां अंधेरा और डरावना माहौल था। बच्चा उन्हें कंदकाता के एक स्केच के सामने ले जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर सैनी और इरावती डर जाते हैं। शेखर चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। उस रात वह पागल आदमी जो श्मशान में भविष्यवाणी कर रहा था, शराब पीकर अपने गंदे घर में लौटता है, जहां एक मरा हुआ चूहा पड़ा होता है। बदबू से परेशान होकर वह अगरबत्ती जलाता है। जब उसने अगरबत्ती का धुआं देखा तो उसे महसूस होता है कि बाहर कुछ अजीब हो रहा है और वह कंदकाता की आवाज सुनता है। डर के मारे वह अपने कमरे से भागता है और जंगल में पहुंचकर एक लकड़ी की टहनी से टकरा जाता है, जिससे उसकी गर्दन में चोट लगती है और वह वहीं मर जाता है। अगली सुबह काकुली फिर से अनुष्ठान कर रही होती है और गांव वाले एक पुलिस अधिकारी के साथ वहां खड़े होते हैं। डॉक्टर सैनी पुलिस अधिकारी से कहती हैं कि शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। पुलिस अधिकारी जवाब देता है कि बिना अनुष्ठान के गांव वाले शव ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। शेखर भी यही कहता है और पुलिस अधिकारी को धमकी देता है कि वह उसे डीआईजी से फोन करवा देगा। अंततः पुलिस अधिकारी शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है और गांव वाले उनका पीछा करते हैं। पुलिस के हस्तक्षेप से शेखर और डॉक्टर सैनी की जान बच जाती है, लेकिन गांव वाले उन्हें गुस्से से देख रहे होते हैं और बुरा भला कहते हैं।
रात को डॉक्टर सैनी की नींद टूटती है और वह देखती हैं कि शेखर घर के अंदर नहीं है। शेखर उस बेवड़े के घर में गए हुए थे जहां उन्होंने एक मरे हुए चूहे की गंध को छिपाने के लिए अगरबत्ती जलाई। अचानक शेखर को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है और स्कंदकाता का नाम सुनाई देता है। डर के मारे वह भागकर जंगल में पहुंचता है जहां वह एक सिर कटा हुआ आदमी देखता है। वह खाई में गिरने ही वाला होता है, लेकिन डॉक्टर सैनी उसे बचा लेती है। शेखर बेहोश हो जाता है और सुबह उठकर कहता है कि उसने स्कंदकाता को वास्तविकता में देखा है और उस घर में कुछ रहस्यमय है। फिर शेखर और डॉक्टर सैनी उस घर की तलाशी लेते हैं। शेखर याद करता है कि उसने रात को रीना बुआ को देखा था जो उसे देख रही थी। वे रीना बुआ से मिलते हैं और पूछते हैं कि वह रात को क्या कर रही थी। रीना बुआ पहले मना करती हैं, लेकिन फिर स्वीकार करती हैं कि उसने शेखर पर भरोसा नहीं किया और काकुली ने उसे बताया था कि शेखर गांव के लिए खतरा है। शेखर पूछता है कि क्या काकुली आपका दोस्त है, क्योंकि उसने हेमंत के चाचा की मौत के समय उसकी आंखों में कुछ बातें देखी थीं। शेखर की पूछताछ के बाद शाम को वह और डॉक्टर सैनी जंगल में जाते हैं और सुनते हैं कि किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। वे दौड़कर जाते हैं और देखते हैं कि काकुली खुद को मारने की कोशिश कर रही है। उन्हें किसी तरह बचाया जाता है। अगले दिन राज खुलने लगते हैं और कहानी 1970 के दशक में वापस जाती है। यहाँ फिरदौस नामक एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो गांव के माली का बेटा है। रीना बुआ को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसके भाइयों को यह पसंद नहीं आता। संजीव रीना को समझा देता है और दोनों को अलग कर देता है। फिर हेमंत की मां की कहानी आती है जो संजीव के साथ एक अब्यूसिव शादी में थी। संजीव उसे मारता था और फिरदौस को यह पता था। फिरदौस और संजीव की पत्नी दोस्त थे, लेकिन दोस्ती प्यार में बदल गई। रीना बुआ ने जब इन दोनों को देखा तो उसने गुस्से में सबको बता दिया। दोस्त और उसकी पत्नी भाग जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वापस आते हैं। रीना बुआ ने उन्हें समझाया कि 2 साल हो चुके हैं, अब सब कुछ भूल जाओ। दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। कई राज और रहस्यों के खुलने के बाद शेखर और डॉक्टर सैनी इस जटिल केस को सुलझाने में सफल हो जाते हैं। काकुली की एंट्री होती है जो एक नई ज्योतिषी थी। काकुली ने अपने ढोंग को अंजाम दिया और गांव में अफवाह फैला दी कि स्कंदकाता वापस आ चुकी है। इसके बाद उसने एक फर्जी गवाह भी खरीदा जो दावा करता था कि उसने फिरदौस को मार डाला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि काकुली को किसने मारने की कोशिश की। हेमंत ने स्वीकार किया कि मनोज ने कुछ नहीं किया। सच में उसका नाम रियाज था और वह उसका भाई है। उसकी मां की मौत के बाद हेमंत ने रियाज की खोज की और उसे यहां एक नए नाम के साथ बुला लिया। शेखर ने बताया कि मनोज, रियाज ने कोई हत्या नहीं की। उसने अपने पॉकेट से एक जड़ी बूटी निकाली थी जो आत्महत्या की प्रवृत्ति पैदा करती है और इसका प्रभाव शेखर पर भी हुआ। हेमंत ने पूरी योजना को अच्छे से तैयार किया था और अपने परिवार के सभी लोगों को खत्म करने की कोशिश की। पुलिस को बुलाया गया और हेमंत ने खुद को सरेंडर कर दिया। उसने कहा कि उसका भाई रियाज बेगुनाह है। इस तरह शेखर ने एक और केस सुलझा लिया। फिर जब शेखर सेज के कॉटेज में लौटता है तो वह देखता है कि बाहर कुछ आतंकवादी आए हैं जिनके पास गन और गाड़ियां हैं। पहली बार हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जिसका नाम एम है। शेखर को उसे देखकर कुछ संदिग्धता महसूस होती है। वह ऊपर जाता है और अपना पूरा हुलिया बदल लेता है। अब वह एक फॉर्मल प्रोफेसर की तरह दिखता है। डॉक्टर सैनी ने शेखर से पूछा, शेखर यह नया लुक कैसा है? शेखर ने जवाब दिया, शेखर नहीं, मैं स्नेहशिस हूं। अब शेखर का नाम स्नेहशिस है। वह कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस का एक शिक्षक है जो बहुत ही शार्प माइंडेड है। क्लास के बाद स्नेहशिस अपने भाई और बाबी से मिलता है। बाबी ने कहा, 3 साइंटिस्ट एक ही जगह काम कर रहे थे। एक की मौत एक्सीडेंट में हुई, एक ने आत्महत्या की और एक का हार्ट अटैक आया। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। स्नेहशिस ने धीरे धीरे हर जगह जाकर जांच शुरू की। पहली जगह एक्सीडेंट की थी जहां उसने देखा कि कोई स्किड मार्क नहीं था।
जो संकेत करता है कि यह प्री प्लान मर्डर था। दूसरी जगह पर एक साइंटिस्ट ने फांसी लगाई थी, लेकिन फांसी का फंदा उसकी हाइट के अनुसार नहीं था, जिससे पता चलता है कि उसे भी मारा गया था। स्नेहशिस ने कहा कि इन लोगों को मिलकर मारा गया था। बॉबी ने तीसरे साइंटिस्ट के बारे में पूछा, जो अभी भी लापता था। फिर वे रिसर्च सेंटर पहुंचे और वहां वही लड़की एम दिखी, जो आतंकवादी थी और सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही थी। स्नेहशिस ने डायरेक्टर से पूछा कि क्या इन तीनों वैज्ञानिकों का कोई कॉमन प्रोजेक्ट था। एम ने कहा कि उनके नियमों के अनुसार कोई भी वैज्ञानिक एक ही प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकता था और उनके पास अलग अलग थीसिस थी। स्नेहशिस ने प्रकाश के पुराने घर का दौरा किया, जो काफी खस्ताहाल था। वहां उसे जले हुए कागजात और रविंद्रनाथ टैगोर की किताबें मिली। इन कागजात से पता चला कि तीनों वैज्ञानिक एक बेहद खतरनाक रसायन पर काम कर रहे थे। जब स्नेहशिस ने यह डायरेक्टर को दी, तो एम यह सब देख रही थी। स्नेहशिस ने चुपचाप वहां से निकल जाने का निर्णय लिया और बॉबी ने बताया कि इस सब के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय अवैध हथियार सप्लायर एम का हाथ है। एम के ठिकाने को दिखाया गया, जहां लोग दंगों और आतंकवाद के लिए प्रशिक्षित होते थे। यह जानने के बाद स्नेहशिस ने अपनी कक्षा की ओर रवाना हो गया। कक्षा में बातचीत के दौरान उसे उस सेक्रेटरी की याद आई, जो इन थीसिस के बारे में सब जानती थी। जब स्नेहशिस ने उसे जले हुए कागजात दिखाए, तो वह थोड़ी घबराई हुई दिखाई दी। बॉबी ने जो आतंकवादी की फोटो दिखाई थी, उसमें एक व्यक्ति ने बड़े हील वाला जूता पहना था, जैसा उस सेक्रेटरी ने पहना था। स्नेहशिस ने तुरंत रिसर्च सेंटर की ओर दौड़ लगाई, जहां एम अपनी गाड़ी में निकल रही थी। स्नेहशिस ने गाड़ी में बैठते ही पूछा, एम, अब तुम कैसी हो? हथियार की डील हो चुकी है, एम ने जवाब दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारे पास अभी तक हथियार नहीं है, क्योंकि प्रकाश हथियार लेकर भाग चुका है। अब आप लोग प्रकाश को ढूंढ रहे हो, जो गायब है। जैसे ही एम को पता चलता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है, वह गन निकलती है और स्नेहशिस को गोली मारने की कोशिश करती है। लेकिन स्नेहशिस किसी तरह गोली से बच जाता है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर सड़क पर कूद जाता है। एम भाग जाती है और उनके पास कोई सबूत नहीं है, सिवाय प्रकाश को ढूंढने के। स्नेहशिस ने तब कहा, अपने इंटेल को चालू करो, देखो क्या वह देश छोड़कर तो नहीं जा रहा, या कोई डील तो नहीं हो रही है। कुछ समय बाद पता चलता है कि चीन के बॉर्डर पर एक डील होने वाली है। फिर बॉबी और उसकी टीम के लोग एक सप्लायर के रूप में वहां पहुंचते हैं। स्नेहशिस भेष को बदलकर उसी स्थान पर पहुंचकर प्रकाश से मिलते हैं। पैसे देने के बदले वह पूछता है कि वायरस कहाँ है। इस बीच एम के लोग भी पहुंच जाते हैं और एम बताती है कि प्रकाश को जिंदा पकड़ना है, क्योंकि उसके पास वायरस के लोकेशन है। प्रकाश कुछ नहीं बोल पाता और स्नेहशिस के साथ भागता रहता है। वह केवल यही कहता है कि यदि वह लोकेशन नहीं बताएगा तो ही अच्छा है। वह नहीं चाहता कि वायरस किसी के हाथ में लगे। अगर लोकेशन गलत हो गए तो वायरस अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। उसने बताया कि उसने वायरस को कोलकाता में टेगर के घर में छुपाया है। प्रकाश यह भी स्वीकार करता है कि उसे अपने पापों की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने वायरस को बनाया और कुछ पैसों के लिए दूसरों की बातों में आकर काम किया। तभी एम प्रकाश को देख लेती है और उसे गोली मार देती है। एम गुस्से में आकर अपने लोगों को भी शूट कर देती है। बॉबी और उसकी टीम भी वहां पहुंच चुकी है और एम को भागना पड़ता है। प्रकाश मर चुका था और वायरस किसी के हाथ में नहीं आया। स्नेहशिस फिर बॉबी से कहता है, तुम्हारे विभाग में कोई बड़ा जासूस है, हमें यहां सुरक्षित रहना मुश्किल हो रहा है। मैं अंडरग्राउंड हो रहा हूं। स्नेहशिस अंडरग्राउंड होकर लोनपुर चला जाता है और अपना भेष बदलकर सेज के कैफे में आता है। वहां वह किराए के लिए घर देखता है। सेज उस समय शेरलॉक होम्स की किताब पढ़ रही होती है और स्नेहशिस अपना नाम शेखर होम बताता है। डॉक्टर सैनी शेखर के बारे में जानकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम मुझे पार्टनर मानते हो, लेकिन अपने पार्टनर से इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी। इसके बाद एम की एंट्री होती है और वह स्नेहशिस और डॉक्टर सैनी को गन पॉइंट पर ले लेती है।
एम कहती है, मैंने तुम्हारे ऊपर 2 साल से नजर रखी है। मुझे तुम्हारे पास से वायरस चाहिए। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं सबको मार दूंगी, स्नेहशिस जवाब देता है। वह वायरस समय के साथ नष्ट हो जाएगा। यदि तुम इन सबको मारते हो तो हम भी मरेंगे। लेकिन अगर वायरस तुम्हारे हाथ में लग गया तो देश की लाखों जानें जा सकती हैं। इसलिए इसे खत्म कर दो। डॉक्टर सैनी ने कहा, शांत मन से सोचो, मिसेज सेज का क्या दोष है? उन्हें जीने का अधिकार है। मैं यहां योगा करने आया था। पहले मुद्दे को हल कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। स्नेहशिस ने उत्तर दिया, तुम नहीं समझ रहे हो। अगर हम मुद्दे को सुलझा भी लें तो भी हमारी हार होगी यदि वायरस तुम्हारे हाथ में चला गया। डॉक्टर सैनी ने कहा, वो तो बाद में देखा जाएगा। हमें 24 घंटे का समय दो। लेकिन एम ने कहा, 24 घंटे नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। फिर मैं सबको मारना शुरू कर दूंगी। स्नेहशिस और डॉक्टर सैनी वहां से निकल गए। डॉक्टर सैनी ने कहा, यह संभव नहीं है। तुमने 2 साल में इसे नहीं सुलझाया। 12 घंटे में कैसे सुलझाओगे? शेखर ने उत्तर दिया। उसने कोई संकेत नहीं छोड़ा, केवल यही कहा कि वायरस कोलकाता में टेगर के घर में है। यह एक सामान्य शब्द है, हम कैसे खोज सकते हैं? वे पहले प्रकाश के घर गए, जहां उन्हें कई उपन्यास मिले जो टेगर के बारे में थे। उन्होंने सोचा कि यह रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित हो सकता है। उन्होंने टैगोर से जुड़ी कई जगहों की खोज की। फिर शेखर ने कहा, एक जगह है रविंद्र सदन, जहां टैगोर की छोटी मूर्ति है। वहां हमें कुछ संकेत मिल सकता है। वे रविंद्र सदन पहुंचे और देखा कि वहां केवल किताबें और पुरानी चीजें थीं। शेखर ने एक इंट्रोडक्शन बोर्ड पर ध्यान दिया, जो 2 साल पहले स्थापित किया गया था। बोर्ड पर एक स्विच था। स्विच दबाने पर एक बॉक्स बाहर आया, जिसमें तत्वों के नाम थे। एम के लोग भी वहां पहुंच गए और बॉक्स को ले जाने लगे। स्नेहशिस और डॉक्टर सैनी ने बॉक्स खोला और देखा कि इसमें वायरस था। डॉक्टर सैनी खुश हो गया, लेकिन शेखर ने कहा, बधाई हो एम, डॉक्टर सैनी ही अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलर हैं। तीनों वैज्ञानिकों की हत्या का मास्टरमाइंड डॉक्टर सैनी ही था। स्नेहशिस ने बाबी को बताया कि एम सब जानती है और अब उसे भागना पड़ा। बाबी की टीम ने एम का पीछा किया और हमला किया। शेखर ने वायरस को जमीन पर फेंक दिया। एम गुस्से में आकर बोली, तुमने यह क्या कर दिया? शेखर ने कहा, यह करेले का जूस है। मैं तो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम सोचते हो कि मैं 2 साल से केस सुलझाने के लिए बैठा था? केस कब का सुलझ चुका है। वायरस सुरक्षित हाथों में पहुंच चुका है और तुम्हारे 2 लोग भी अब गिर चुके हैं। पीछे से इंटेलिजेंस के 2 लोग उन्हें गोली मार देते हैं। जब सब कुछ उसके हाथ से जा रहा होता है, वह नदी में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन शेखर उसे पकड़ लेता है। फिर शेखर को ही वह पानी के अंदर खींच लेता है। दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं और उनकी लाशें पुलिस को नहीं मिलती। दोनों को मृत मान लिया जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि शेखर की फोटो पर माला रखी हुई है। बाबी और इरावती शेखर की याद में बातें कर रहे होते हैं। बाबी इरावती से कहता है, मैंने उसे कई बार कहा था कि स्विमिंग सीख ले, बाद में काम आएगी। लेकिन वह हमेशा कहता रहा कि उसे पानी से डर लगता है। फिर इरावती गाड़ी के दरवाजे को खोलती है और गाड़ी की सीट में रखा हुआ एक बॉक्स पाती है, जो शेखर ने उसे गिफ्ट किया था। जब वह बॉक्स खोलती है तो उसमें शेखर की एक चिट्ठी और कुछ नोट्स मिलते हैं। चिट्ठी में लिखा था कि शेखर अभी भी जिंदा है और उसने वायरस का मामला सुलझा लिया है। इरावती को यह पता चल जाता है कि शेखर अभी भी जिंदा है, वह जीवित है। इसके बाद हम बाबी को एक सीक्रेट कमरे में जाते हुए देखते हैं। वह वहां से एक बॉक्स निकालता है जिसमें एम और वायरस दोनों हैं। यह संकेत करता है कि केस को 2 साल पहले शेखर ने सुलझा लिया था और वायरस अब भी सुरक्षित हाथों में है। अगर शेखर जिंदा है तो एम भी शायद जीवित ही होगा। हमारे साथ इस शानदार यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों से जुड़े रहें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सस्पेंस बनाए रखें।